यह किताब बेहद ही खास है, जो एलन बर्ड्स के टेप लाइब्रेरी के लेक्चर से चुने गए हैं। ये लेक्चर 60 और 70 के दशक की शुरुआत में एलन बर्ड्स की बनाई कई घंटों की रिकॉर्डिंग का कलेक्शन है। जैसा कि इस किताब के टाइटल आउट ऑफ ट्रैप से पता चलता है कि चुने हुए लेक्चर वर्ड्स की उन आइडियाज़ की ओर इशारा करने की अनोखी काबिलियत के बेहतरीन उदाहरण हैं, जो हमारे दायरे को सीमित करते हैं और हमें हमेशा ईगो यानी खुद से बांधे रखते हैं। एलन वॉट्स इस खेल को समझ गए थे और उस बड़े धोखे पर हंसने लगे थे जो हम अपने असली नेचर की अनदेखी करके अपने लिए बनाते हैं। और हमारा असली नेचर कोई हायर सेल्फ नहीं होता है, उन्होंने कहा था, जिसे हमें खोजना है, बल्कि तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सच्ची दिव्यता है, एक डिविनिटी है जो सभी डिटेल्स में पाई जाती है। तो चलिए इस किताब को चैप्टर्स बाय चैप्टर समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं अंकित और आप सुन रहे हैं वन टॉक विद अंकित। चैप्टर 1, इंसान का प्रकृति में स्थान। मैं आज सुबह आपसे बेसिक बात कर रहा था कि जो प्रकृति का दर्शन है वो पूर्वी संस्कृति का आधार है, और ये समझाने की कोशिश करता है कि पश्चिम में यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारे लिए इसे समझना ज़रूरी है, ताकि हम जापानी लोगों को इसे फिर से समझने के लिए मदद कर सकें। क्योंकि अब हमने देखा है कि वे कुछ सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ों को अपनाने और ऐसे काम करने के खतरे में हैं जो हमारे पर्यावरण को नष्ट कर देंगे। संगति का फ़र्क पड़ता है, इसीलिए जापानी लोगों ने ये पश्चिमी लोगों से जो संगति का असर लिया है वो कुछ ना कुछ इस प्रकृति पर तो दिखाई जा रहा है। आप देखिए, हमने टेक्नोलॉजी के विकास के जरिए जो कुछ भी किया है वह इस विचार पर से निकला है कि इंसान प्रकृति के साथ युद्ध में लगा हुआ है, और ये बदले में उस विचार पर भी है जो 19वीं सदी से एक मिथक से आया है कि जो हमारी बुद्धि, हमारा जो प्यार है और हमारी जो मानवीय भावनाएं हैं, ह्यूमन फीलिंग्स हैं, वो केवल हमारी कुछ सीमाओं के भीतर ही मौजूद हैं। यानी कि जो हमारी त्वचा, स्किन है, उसके भीतर ही ये सब तत्व मौजूद होते हैं, और उन सीमाओं के बाहर एक अंधी ऊर्जा है, एक बेकाबू कामेक्षा है जिसकी नियंत्रण में कोई भी नहीं आ सकता, और पूरी तरह से ये बेवकूफ़ी की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। यह प्लेटोनिक ईसाई भावना का बहुत ज़्यादा जोर हो रहा है कि इंसान इस दुनिया का नहीं है और चीज़ों में कैद एक आत्मा है। यह हमारी आम कहावतों में दिखता है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं सच का सामना करता हूँ और मैं असलियत का सामना करता हूँ। यह कुछ ऐसा है जो तुम कहते हो कि ठीक आपके खिलाफ ये जाएगा। हाँ, लेकिन यह सब सच के उलट होगा। हम इस दुनिया में नहीं आए हैं, पहली बात तो आप ये समझ लें। हम इससे ऐसे नहीं बढ़े हैं जैसे सेब के पेड़ से सेब उगते हैं, और अगर सेब के पेड़ से सेब की निशानी है तो मुझे यकीन है कि आखिर यह पेड़ सेब है। जब आपको ऐसी दुनिया मिलती है जिस पर इंसान उग रहे हैं तो यह दुनिया इंसानी की ही होगी, क्योंकि इसमें इंसान मौजूद होते हैं। अब बस हो ये रहा है कि हम अपनी माँ को नकारते जा रहे हैं और अपनी शुरुआत को बिल्कुल ही छोड़े जा रहे हैं, जैसे कि हम किसी तरह इस दुनिया में अकेले लोग हों जो असल में यहाँ के नहीं हैं, और जो ज़्यादातर पत्थर, आग और मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के माहौल में एलियन होता है, जिन्हें हम में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, सिवाय शायद पूरी स्पीसीज़ के तौर पर हम में थोड़ी दिलचस्पी तो मौजूद ही हो। आपने ज़रूर ये बातें सुनी होंगी कि नेचर किसी एक की नहीं है, बल्कि सिर्फ स्पीसीज़ की परवाह करती है। नेचर दांत और पंजी की तरह है। नेचर कुत्ते जैसी है, खाओ कुत्ते को खाओ, या जैसे कि हिंदू इसे मतशन्य कहते हैं, सार्क का नियम। और इसीलिए 19वीं सदी का एक बहुत पॉपुलर विचार है जो आज की सदी में हमें आम लोगों को समझ में आ रहा है। वह यह है कि हम इंसान धूल के किसी छोटे कण, मामूली कण पर एक बहुत छोटी गैलेक्सी के बाहरी किनारे पर हैं, और लाखों करोड़ों ज़्यादा ज़रूरी गैलेक्सीज के बीच में रहते हैं। और यह हमारी सोच पूरी तरह से एक पौराणिक कथा है। इसको बीते बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं। मैं इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम वेस्टर्न लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अपने विचारों के विकास का एक इतिहास क्या है और क्या रहा है। इससे हम अपने मन की स्थिति समझ सकते हैं। हम एक बहुत ही अलग सोच वाले कल्चर में पले बड़े हैं। यहाँ यूनिवर्स को ऐसी चीज़ के तौर पर देखा जाता था जिससे सेंटर में धरती थी, और सब कुछ हमारे आसपास इस तरह से अरेंज था
कि हम बेसिक जीवित जीव के तौर पर इस दुनिया को नेचुरली देखते थे। हम इसे सेंटर से देखते हैं और सब कुछ हमें घेरे हुए है। और इसलिए दुनिया की तरह जियोसेंट्रिक तस्वीर ऐसी थी जिसमें हर इंसान बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप भगवान के बच्चे थे और स्वर्ग में आपके प्यार करने वालों और जज करने वाले माता पिता जो हैं वो दिन रात आपकी देखभाल करेंगे, वो करते थे। और आप, क्योंकि आपके पास हमेशा की ज़िंदगी है, इस भगवान की नज़र में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। ये सब हम सोचा करते थे। मेरी एक दोस्त है जो रोमन कैथोलिक धर्म में कन्वर्ट हो गई है और वह बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और विटी महिला है, मजाक किया है। और उसके बाथरूम में उनमें से एक पुराना था कि ऊपर एक पुल टैंक था और टॉयलेट सीट तक एक पाइप के साथ टॉयलेट डिज़ाइन बनाया गया था। और इस पाइप पर एक छोटी सी पट्टिका लगी हुई थी जिस पर सिर्फ एक आँख बनी हुई थी और नीचे पुराने अंग्रेजी गोथिक शैली में अक्षरों में लिखा हुआ था कि हे भगवान, तुम मुझे देखता है। तो हर जगह वह देखने वाली आँख है जो आपको देखती है और साथ ही जब वह आपको जानती है तो वह आपके होने का कारण बनती है। आपको जानकर भगवान आपको बनाते हैं क्योंकि आप उनकी क्रिएटिव कल्पना का एक काम है और इसलिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा नज़र घुमाएं, वेस्टर्न लोगों को यह महसूस हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक अब हो गया है। देखिए, आप जानते हैं कि बचपन में आप कैसे थे। जब आप स्कूल में काम कर रहे होते थे और टीचर आपके पीठ पीछे जब घूमते थे, आप ये सब जानते हैं। और जब आप काम कर रहे होते थे तो आपको देखते थे वो टीचर्स और आपको हमेशा बुरा लगता था। हाँ, वो ज़्यादा निगरानी करते थे तो आपको वो ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। आसपास जब वो आपके घूमा करते थे तो आप अपनी नज़रें चुरा लिया करते थे। ये बहुत बुरा था। जब टीचर आपको देख रहे होते थे तो आप हैरान हो जाते थे। आप काम ख़त्म करके टीचर को दिखाना चाहते थे। इसमें एक प्रॉब्लम थी। बच्चों या बेवकूफ़ों को कोई अधूरा काम कभी भी ना दिखाएं, हमेशा याद रखें। बच्चे अपने टीचरों के बारे में यह बात बहुत मजबूती से महसूस करते हैं। वे इसे देखे जाने से पहले ही ख़त्म करना चाहते हैं और गड़बड़ यहाँ से शुरू हो गई है। उसी तरह यह महसूस करना शर्मनाक होगा कि आपके अंदर के विचार और आपके हर फैसले पर लगातार एक क्रिटिक की नज़र है जो आपके हर फैसले को देख रहा है। चाहे वह क्रिटिक कितना भी अच्छा और कितना भी प्यार करने वाला क्यों ना हो, आप हमेशा जजमेंट के दायरे में ही रहेंगे। किसी इंसान से यह कहना उसे पूरी तरह से परेशान कर देगा। सच में यह जैन में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक्स में से एक है जिससे लोगों को बहुत अजीब मन की स्थिति में डाल दिया जाता है और आप पर हमेशा नज़र रखी जाती है। इससे होगा तो कुछ नहीं, बल्कि जो आपकी क्रिएटिविटी होगी वो ज़्यादा नष्ट हो जाएगी और आप हमेशा आधे अधूरे काम करते रहेंगे और अभी कभी भी अपने नेचर में नहीं लौट पाएंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ये बहुत ज़्यादा राहत की बात थी कि जब हम यह तय कर पाए कि हमें कोई नहीं देख रहा है, कि एक ऐसा यूनिवर्स जो पूरी तरह से बेवकूफ़ हो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट यूनिवर्स से तो बेहतर होता ही है। और इसलिए हमारे मन की शांति और हमारे राहत के लिए यह ज़रूरी था कि हमने भगवान से छुटकारा पा लिया और तब पाया जब हमारे आसपास का यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ था, इंटेलिजेंट था और असल में एक ऐसा यूनिवर्स था जिसमें हम एक्सीडेंट से ज़्यादा कुछ नहीं थे। लेकिन फिर भी यह पता चलने के बाद हमें हर मुमकिन कदम उठाना पड़ा और इसे बनाने के लिए पूरी एनर्जी लगानी पड़ी। यह हादसा जारी रहा और इसे सो पर हावी होने दिया। भगवान से छुटकारा पाने के लिए हमने जो कीमत चुकाई है वह बहुत ज़्यादा भयानक थी। यह खुद को कुदरती किस्मत समझने की कीमत थी जो खुद से बिल्कुल अलग कॉस्मोस के बीच में थे, ठंडे, एलियन और पूरी तरह से बेवकूफ़, जो काफ़ी मशीनी तरीके से चलते थे और काफ़ी सख्त नियमों पर चल रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा बेरहम थे। इस नज़रिए ने पश्चिमी इंसान में प्रकृति को हराने और उसे झुकाने का गुस्सा जगाया है और इसलिए हम प्रकृति के खिलाफ जंग की बात कर रहे हैं। जब हम एवरेस्ट जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमने एवरेस्ट जीत लिया होता है। जब हम बड़े बड़े लिंग जैसे रॉकेट निकालते हैं तो उन्हें स्पेस में हम उछालते हैं तो हम स्पेस जीत रहे होते हैं। और प्रकृति पर जीत के लिए हम जिन भी निशानियों का इस्तेमाल करते हैं वह दुश्मन से भरी हुई होती हैं। रॉकेट हो या बुलडोजर हो, उस पर हावी होने और उस पर कब्जा करने का यह पूरा नज़रिया होता है। जबकि एक चीनी व्यक्ति आपसे कह सकता है कि जब आप किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या आप उसे जीत लेते हैं? ज़रा बताएं।
यह अजीब फीलिंग क्यों होती है? क्या आपको खुशी नहीं है कि पहाड़ आपको हवा में इतना ऊपर उठा सकता है ताकि आप नज़ारे का मज़ा ले सकें? यह टेक्नोलॉजी जो है हमने डेवलप कर दी है, उन लोगों के हाथों में है जो प्रकृति के लिए दुश्मनी महसूस कर रहे हैं, और यह बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। लेकिन वहीं टेक्नोलॉजी उन लोगों के हाथों में भी है जो महसूस करते हैं कि वे इसे यूनिवर्स से जोड़ देंगे और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना देंगे। मैं किसी तरह के प्रिमिटिज्म यानी पुरानी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि हमें सच में सारी टेक्नोलॉजी से छुटकारा पा लेना चाहिए। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। और एक तरह के प्रिमिटिव लोग बन जाने चाहिए, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहा हूँ कि हम वहाँ जाएं जहाँ हमें जाने की ज़रूरत है। बस हमको अपना सेंटर पकड़ना है और प्रकृति को वैसे ही समझना है जैसे असल में हम हैं, क्योंकि कोई भी देख सकता है इस फिलॉसफी के ज़रिए डेवलप किए गए आर्ट फॉर्म में कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसको कोई भी दे सकता है। मेरी दोस्त सबरा हसेगोवा, जो आज के ज़माने की एक महान जापानी आर्टिस्ट है, इसे वो कंट्रोल्ड एक्सीडेंट कहती थी। एक तरफ एक अनचाही चीज़ थी जो अपने आप होती है, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, वही एक्सीडेंट होता है। और दूसरी तरफ अंदाज़ा, कंट्रोल, किसी चीज़ को कुछ खास लाइनों पर डायरेक्ट करने की एक संभावना होती है। जैसे जब नाविक हवा के खिलाफ जाता है तो हवा की ताकत से वो चलता है और वह हवा को कंट्रोल करने के लिए स्केल का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसी तरह हमारे कंट्रोलिंग चीज़ों की भी एक जगह होती है, लेकिन यह नेचर की एक्सीडेंटल दुनिया के साथ है, आकस्मिक दुनिया के साथ है, न कि उसके खिलाफ है। तो फिर इसलिए नेचर को, फिलॉसफी और फार ईस्ट की सिविलाइजेशन को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, और हमारी बहुत ज़्यादा टेक्निकल पावर के साथ इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अब हो गया है। बदले में हम उस नज़रिए को समझेंगे। फार ईस्ट के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि वे हमारे काम करने के तरीके से बहुत ज़्यादा नशे में ना हों। इस बारे में एक बहुत लंबी कहानी है कि टेक्नोलॉजी फार ईस्ट के बजाय पहले वेस्ट में क्यों डेवलप हुई, और मैं अभी उस पर नहीं आऊँगा। लेकिन नेचर की इस पूरी फिलॉसफी और नेचर में इंसान की जगह के बारे में ज़रूरी बात यह है कि दुनिया में इंसान की जगह के बारे में यह ताओइस्ट और बाद में जैन बुद्धिस्ट और सिंटो फीलिंग आज बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस की सबसे एडवांस सोच से कन्फर्म होती है। जब मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकता हूँ तो मैं इसके करीब जाता हूँ, और इसके बहुत ज़्यादा करीब जाना होता है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ पर जोर दिया नहीं जाता है तो हाँ, उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली यानी नेचुरली फ्लो करते हैं, और ये चीज़ मैं आपको वर्षों से सिखा रहा हूँ। विज्ञान मुख्य रूप से विवरण है, जो हो रहा है उस चीज़ का विवरण इस विचार के साथ होता है कि जो सही ढंग से आप इसका वर्णन करेंगे कि क्या हो रहा है तो आप चीज़ों को बताएंगे, और चीज़ों को बताना चीज़ों को मापने का एक तरीका बन जाता है, और इससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्या होने वाला है, और इससे दुनिया पर आपका कुछ हद तक कंट्रोल बन जाएगा। जो लोग बताने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जो अंदाज़ा लगाने में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वे सबसे पहले ये पहचानते हैं कि वे जो कर रहे हैं उसकी लिमिटेशन क्या है। सबसे पहले विचार करें कि विज्ञान में किसी को क्या करना है। एक बहुत ही सरल प्रयोग में, जिसमें आप एक टेस्ट ट्यूब में तरल पदार्थ का अध्ययन करना चाहते हैं, और उस तरल पदार्थ में क्या है इसका इतनी सटीकता से वर्णन करना चाहते हैं कि आपको उस तरल पदार्थ को उन चीज़ों से अलग करना होगा जिन्हें अमापनीय चर कहा जाता है, जिसको हम माप नहीं सकते। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में तरल पदार्थ है और मैं इसे सटीक रूप से वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार जब तापमान बदलता है तो मेरा तरल पदार्थ बदल जाता है, इसलिए मैं इसे तापमान के परिवर्तनों से मुक्त रखना चाहता हूँ। यह पहले से ही एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम का संकेत दे देगा। साथ ही मैं नहीं चाहता कि मेरा तरल पदार्थ हिले, क्योंकि यह इसे बदल सकता है, इसलिए मुझे इसे प्रयोगशाला में लेबोरेटरी से गुजरने वाले ट्रकों से बचाना होगा, और इसलिए मुझे एक विशेष बम्प प्रूफ कमरा बनाना होगा जहां ट्रक इसे हिला नहीं पाए। साथ ही मुझे सावधान रहना होगा कि जब मैं इस तरल पदार्थ को देखूं और जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचूं तो मेरे शरीर का टेम्परेचर नहीं बदलेगा। इस बात पर भी मुझे गौर करना होगा। मुझे फिर अचानक पता चलता है कि टेस्ट ट्यूब में यह फ्लूइड पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ थी, जिसे हम अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था,
क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ भी करता हूँ, जो भी करता हूँ उसका इस पर असर पड़ता है। मैं उस फ्लूइड को टेस्ट ट्यूब में लेकर बाकी यूनिवर्स से अलग नहीं कर सकता और उसे अलग और अकेला बिल्कुल भी नहीं बना सकता हूँ। वो सब चीज़ें एक आम में इमर्ज हैं। एक साइंटिस्ट सबसे पहले इस बात पर ध्यान देता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। इसके अलावा वह न सिर्फ ये जानता है कि उसका शरीर चीज़ों को बदलता है, बल्कि वो ये भी जानता है कि क्वांटम थ्योरी की स्टडी करते हुए उसे आखिर में पता चलता है कि चीज़ों को देखने से वो बदल जाती हैं, पार्टिकल्स को देखने पे वो बदल जाते हैं। इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉन्स और उन सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन्हें देखने के लिए हम जिन तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे उन्हें बदल दे रहे हैं। हम असल में ये जानना चाहते हैं कि हम जब उन्हें नहीं देख रहे होते हैं तो वे असल में क्या कर रहे होते हैं। क्या सच में फ्रिज का दरवाज़ा बंद करने पर उसकी लाइट चली जाती है? तो जब उस पर कोई नज़र नहीं रखेगा तो वो क्या करेगा? क्योंकि हमें पता चला कि उन्हें देखने से उन पर असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जाहिर है सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स का बिहेवियर देखने के लिए हमें उन पर लाइट डालनी पड़ती है, मानो हमें उन पर दूसरे न्यूक्लियर पार्टिकल्स से बमबारी करनी पड़ती है और इसमें वे बदल जाते हैं। और इसी तरह हम उन पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां हम पार्टिकल की वेलोसिटी को जान सकते हैं बिना किसी पोजीशन जाने, या उसकी वेलोसिटी जाने बिना उसकी पोजीशन जान सकते हैं। आप दोनों को एक ही समय में नहीं जान सकते। यह सब हमें बता रहा है यह सब हमें यह बता रहा है कि हम इस दुनिया को एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्व के तौर पर अलग नहीं रह सकते, क्योंकि आप ऑब्जर्वर वही हैं जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप इससे अलग कभी भी नहीं हो सकते, इसको ध्यान रखें। मैं इसे दूसरे तरीके से भी कहना चाहूँगा। मैंने कहा है कि साइंस सही जानकारी देती है। हम किसी भी जीव के बिहेवियर के बारे में बताना चाहते हैं, चाहे वह इंसान हो, चींटी हो या जो कुछ भी हो। अब आप कैसे बताएंगे? आप जैसे कहेंगे कि चींटी क्या कर रही है, बिना यह बताए कि वह किस जगह या माहौल में क्या कर रही है। आप यह नहीं कह सकते कि चींटी चल रही है अगर आप सब कुछ ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो आप जो बता सकते हैं वह यह है कि यह चींटी बस अपने पैर हिला रही है। आपको ज़मीन के बारे में बताना होगा जिस पर चींटी चल रही है, और चलने के बारे में आपको बताना होगा। आपको दिशाएं, डायरेक्शंस, कंपास के पॉइंट वगैरह सेट करने होंगे, और इसीलिए जल्दी ही आपको चींटी के सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में बताना होगा। आपको उसके खाने की सोर्स के बारे में भी बताना होगा, उसकी एक्सट्रीम तक जाना होगा, और इसीलिए आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि भले ही आपको लगा है कि आप एक चींटी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन असल में आप चींटी के माहौल के बारे में बता रहे होते हैं, उसके एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे होते हैं, और एक पूरी स्थिति जिससे चींटी को अलग नहीं किया जा सकता उसके बारे में आप बता रहे होते हैं, क्योंकि वो एक जगह ही इमर्ज हैं। आप उस माहौल के व्यवहार के बारे में बता रहे हैं जिसमें चींटियाँ पाई जाती हैं, और इसमें चींटियों का व्यवहार भी शामिल है। इसी तरह इंसानी व्यवहार में सबसे पहले उस सामाजिक माहौल का ब्यौरा शामिल होगा जिसमें इंसान काम कर रहा है। आप किसी इंसान के व्यवहार का ब्यौरा समाज के संदर्भ के अलावा बिल्कुल भी नहीं दे सकते। आपको उसकी भाषा का ब्यौरा देना होगा। सच में ब्यौरा देते समय मुझे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना होता है जिसे मैंने कभी भी नहीं बनाया होता है, लेकिन भाषा एक सामाजिक चीज़ है। फिर इंसानी समाज से परे यानी बियॉन्ड पक्षियों, मधुमक्खियों, समुद्रों और हवा और तारों का ये पूरा माहौल है, और हमारा जो बिहेवियर होता है हमेशा उस बड़े माहौल के साथ जुड़ा होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा चलना ज़मीन के साथ हो और जगह के रूप में चीज़ों की आउटलाइन और कमरे के आकार के साथ वो जुड़ा हुआ हो। तो फिर इसका नतीजा यह निकलता है कि साइंटिस्ट जितना ज़्यादा किसी जीव को देखता है उसे उतना ही पता चलता है कि वह किसी माहौल में किसी जीव को नहीं देख रहा है, वह तो उसकी पूरी प्रक्रिया को देख रहा है, जो है वो नॉर्गेनिज्म है, और उसको माहौल के वो बाहर निकालता है। लेकिन वह अचानक जागता है और देखता है कि जिस चीज़ का वह अध्ययन कर रहा होता है उसके साथ उसे कोई नई हमदर्दी पता चल जाती है। उसने ये बताना शुरू किया है कि जीव क्या कर रहा है। उसने पाया है कि उसे कुछ स्टेप्स चिपकाने पड़े हैं, और यह महसूस करना पड़ा है कि जीव के व्यवहार उसके विवरण में उसी समय माहौल के बिहेवियर का विवरण भी शामिल हो जाएगा। इसलिए पेड़ों और पौधों के विपरीत हम ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं,
बल्कि अपने खाल के थैलों के अंदर काफ़ी आज़ादी से घूम रहे हैं। फिर भी हम किसी भी फूल या पेड़ की तरह प्राकृतिक माहौल में उतने ही जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको जैन बौद्ध धर्म के प्रकाश पर थोड़ा ले चलता हूँ। जैन बौद्ध धर्म में कोआन है, यानी एक हाथ की आवाज़ क्या है। ये एक चीनी कहावत है जो आपसे कहती है कि एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है, वो कभी भी नहीं बज सकती। इसलिए अगर दो हाथ ताली बजाते हैं तो ताली बजाओ, एक हाथ की क्या कीमत है। देखिए कितना बेवकूफ़ी भरा ये सवाल है, और फिर भी हर कोई एक ऐसा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है जिसमें एक तरफ जीत होगी और एक हाथ से ताली बजाई जाएगी और दूसरी तरफ से छुटकारा पाया जाएगा। रोशनी अंधेरे को ख़त्म करती है और मैं यूनिवर्स को जीतता हूँ। दूसरे शब्दों में मैं ये गेम खेलता हूँ कि मैं एक को उनसे अलग आगे दूंगा और अपनी जगह बनाऊंगा। मैं दूसरे पर हावी हो जाऊंगा, और जैसे ही हम उस खास तरह के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो हम पागल हो जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वह दिखाता है कि बिना किसी आउट के इन ग्रुप हो सकता है। मैं आजकल के सामाजिक हालात से इसके कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। आप या आप में से ज़्यादातर लोग कुल मिलाकर खुद को अच्छे लोगों से ही मानते हैं, यानी कि आप इसकी इज्जतदार ज़िंदगी जीते हैं, और आप दूसरे लोगों को नीची नज़र से देखते हैं जो अच्छे नहीं हैं। और कई तरह के बुरे लोग भी होते हैं। सोसाइटियों में जहाँ मैं रहता हूँ उन्हें बिटनिक्स कहा जाता है। ये वे लोग हैं जो दाढ़ी रखते हैं और जो पानी के किनारे रहते हैं और जो आम शादी के रीति रिवाजों को नहीं मानते, और जो शायद शराब पीने के बजाय मारिजुआना पीते हैं, क्योंकि शराब अच्छे लोगों के लिए नशा होता है। अच्छे लोग ये नहीं समझते कि उन्हें बुरे लोगों की ज़रूरत है। डिनर टेबल पर होने वाली उन सभी बातचीत के बारे में ज़रा सोचें जिन्हें आप मिस कर देंगे अगर आपके पास बुरे लोग ना हो तो। लोगों के बारे में बात करने के लिए आप कैसे जान पाएंगे कि आप कौन हैं, जब तक आप अपनी तुलना उन लोगों से नहीं कर सकते जो बाहर हैं। चर्च में जो लोग बचाए गए हैं वे कैसे जान पाएंगे कि वे कौन हैं, जब तक कि वे उनके पास साबित ना हो। देखिए, आप स्वर्ग को कैसे जान पाएंगे जब तक आपको नरक की समझ ना हो, और आप खुशी को कैसे जान पाएंगे जब तक आपको दुख की समझ ना हो। सेंट थॉमस एक्विनास ने क्यों सच बताया और कहा कि स्वर्ग में संत स्वर्ग की दीवारों को देखेंगे और नरक में आत्माओं की सही तकलीफ़ों का मजा लेंगे। ये क्यों कहा है ना। ये कितना मज़ेदार होगा जब आप अपनी बहन को वहाँ तड़पते हुए देखें जबकि आप खुशी में हों। लेकिन यह तो सच बताना था, क्योंकि इन ग्रुप आउट ग्रुप के बिना नहीं रह सकता है। ये इस तो कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा। आप सोसाइटियों में, मेरे समुदाय में, जहाँ आउटपुट एक ग्रुप की तरह बिटनिक जैसा है, उन्हें पता है कि वे एक ही असली ग्रुप हैं। और पहाड़ी पर वे लोग हैं जो इतने बेवकूफ़ हैं कि वे अपना सारा दिन बेकार काम करके पैसा कमाने में बर्बाद कर देते हैं ताकि वे नकली दौलत खरीद सकें। चैप्टर 2, आउट ऑफ द ट्रैप, यानी जाल से बाहर निकलना। कल रात हम एक तरह की मुश्किल में पड़ गए थे, जैसे किसी ने एक हाथ में गुड़ और दूसरे हाथ में पंख लिए हों और दोनों को एक साथ रखा हो और फिर पंख उखाड़ने लगा हो। मैं ये बता रहा था कि रिलेटिविटी सिर्फ इंसानी हालत नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का एक नेचर भी होता है। यह एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट होता है और आम बैलेंसिंग एक्ट से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि सिस्टम हमेशा बैलेंस करता रहता है। आप एक तरफ कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं, ज़िंदगी आखिरकार दूसरी तरफ आ ही जाती है। आप उससे बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। लेकिन हम इसे ठीक उसी कारण से नहीं समझ पाते हैं जिस कारण से हम आमतौर पर यह नहीं सोचते कि हम जो स्पेस है वो असली है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्पेस कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप इस पर ध्यान से सोचना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि स्पेस और सॉलिड एक दूसरे के बहुत ज़्यादा रिलेटिव हैं। जैसे कि आप स्पेस के अलावा किसी और सॉलिड चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते, और इसके उलट आप स्पेस के बारे में सोच नहीं सकते सिवाय इसके कि ठोस चीज़ों से भरा हुआ हो सकता है। कभी कभी हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो बेहतर हो, और असल में जितना ज़्यादा मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ उतना ही मैं रिलेटिव सिचुएशन, असलियत के नेचर के प्रति अंधा होता चला जाता हूँ।
क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीज़ों के स्वभाव में नामुमकिन होती है। इसलिए मुझ में धीरे धीरे पुरानी फ्रस्ट्रेशन की भावना पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसे बौद्ध धर्म में दुख कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो दुख होता है वो बहुत ज़्यादा साफ नहीं होता। दुख गिलहरी के पिंजरे में रहने की पुरानी फ्रस्ट्रेशन है, जहाँ से बाहर निकलने के लिए आप चाहे जितना भागें, आप उसी जगह पर रहते हैं। और इसे ही बौद्ध दर्शन में संसार या भवचक्र कहा जाता है। भव का मतलब होता है बनना, चक्र का मतलब होता है पहिया। और बौद्ध धर्म जो समस्या खड़ी करता है वह यह है कि हम इस रेट रेस से कैसे बाहर निकलें। ये जो लोगों की भीड़ है, इनसे छूट कर कैसे बाहर निकलें। इटर्नल साइकिल, या ज़्यादा सटीक कहें तो एवरलास्टिंग साइकिल, एक लक्ष्य को पाने का ये रास्ता है। असल में अपने ही लक्ष्य को पाना है हमें। जाहिर है, अगर आप अपने ही लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे तो आप गोल गोल घूमते रहेंगे। ये एक असली गार्डियन नॉट सवाल खड़ा करेगा, क्योंकि हमें लगता है कि हमें गोल जाल में फंसे हुए हैं। जब आप एक छोटा टेरापिन खरीदते हैं और उसे लॉन में चिकन दायर के घेरे से घेर देते हैं, तो वह घूमता है और हर छेद से अपना सिर ढालता है। वह जाता है लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो इस बहुत मुश्किल स्थिति में हम बाहर कैसे निकलें? खैर, यह समझना होगा कि यह गलत सवाल है। ये समझना होगा कि जाल तभी होता है जब कोई इंसान किसी चीज़ में फंसा हो। अगर आप में और जाल में कोई अंतर नहीं है तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे। ये ध्यान रखें। जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, अनुभवों को देखते हैं, तो हम हमेशा इसे अपने सामने से गुजरती घटनाओं के बदलते नज़ारे के तौर पर देखते हैं। और हम सोचते हैं कि कोई लगातार देखने वाला ईगो है जिसके साथ यह सब हो रहा है। और यह जाहिर है कि उसी तरह का ये वहम है जैसे अंधेरे में सिगरेट घुमाने से आग का घेरा बन जाता है। आपने ऐसी लकड़ियों को कभी न कभी घुमाया होगा। घुमाते हुए ऐसी रिंग बन जाती है जो देखने में लगती है कि हमारे पास असल में कोई लाल रंग की रस्सी है जो चमक रही है, लेकिन असल में वो पार्टिकल्स के अलावा कुछ नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं, उस वहम का कारण बहुत आसान है कि रेटिनल नर्व के सिरे डी नहीं होते हैं। जैसे ही लाइट का पॉइंट हिलता है वे तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। वे वैसे ही बने रहते हैं जैसे रडार स्क्रीन घूमती हुई बिम के इमेज के लिए बनाए रखती है, क्योंकि रेटिना एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लॉ के गोल पॉइंट के प्रोसेस से धीमा होता है। अलग अलग तरह के बदलावों की रिलेटिव स्पीड की वजह से धीमे बदलावों को एक खास तरह का इम्प्रेशन मिलता है। या इसे दूसरे तरीके से कहें तो चलिए अपने अनुभव को एक रास्ता मानते हैं, और इसमें हमारे सेंसेशन, हमारे फीलिंग्स, हमारे विचार और हमारे वाइब्रेशंस की लगातार रिदम शामिल होती है। लेकिन इन चीज़ों की ज़बरदस्त वैरायटी और रेंडमनेस में कुछ कॉन्ट्रैक्स्ट चार्जें होती ही रहती हैं। जैसे हम म्यूजिक बनाते हैं तो हम किसी चीज़ के बेस पर एक लगातार रिदम बनाते हैं और उसको बजाते रहते हैं। जैसे भारतीय म्यूजिक में तंबोरा एक धुन बनाता है और हर समय वो चलती रहती है। अब लगभग उसी तरह जब हम राइबोन्यूक्लिक एसिड को देखते हैं तो हमें एक खास ऑर्डर में मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स की एक चेन मिलती है, और वह ऑर्डर रिपीट होता है ताकि आपके पास एक खास तरह की चैन हो। तो उसी तरह एक्सपीरियंसेस का पूरा ऑर्डर कुछ चीज़ों को रिपीट करता है, और यह हमें एक क्लू देता है कि यह रिपीटिशन हमें मेमोरी देगी। इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि पैनोरामा का कोई लगातार देख रहा है, और फिर जैसे जैसे यह पक्का एहसास बनता जाता है कि हम इसे देखने वाले का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, या देखने वाला बनकर एक ऐसे पॉइंट से स्ट्रीम पर असर डालने की कोशिश करते हैं जो लगभग स्ट्रीम के बाहर हो, और यही बात फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देती है। यह हमें तब होता है जब हम स्कूल और माता पिता के असर में अपनी भावनाओं को बदलने की कोशिश करते हैं। जब हम अपनी माँ से या ऐसी किसी चीज़ से या किसी से भी नफ़रत करने के लिए बुरा महसूस करते हैं तो हम खुद से कहते हैं कि तुम्हें नफ़रत नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम करते हो। तुम कहते हो कि तुम्हें प्यार करना चाहिए, लेकिन तुम करते नहीं हो। और जाहिर है, अगर आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करने की बहुत कोशिश करेंगे जिससे आप प्यार नहीं करते, तो रवैये में हमेशा एक तरह का दिखावा देखा जाएगा, और लोगों से ज़बरदस्ती प्यार करने से दोनों तरफ नाराज़गी और दुश्मनी पैदा हो जाएगी। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, या यूँ कहें कि आप सिर्फ फ़र्ज की भावना से प्यार भर कर काम करते हैं, तो जिस इंसान से इस तरह से आप प्यार करते हैं
उसे कुछ न कुछ कमी तो महसूस होगी ही। उसे लगेगा कि आपका दिल सच में उसमें नहीं है, क्योंकि आप अपनी भावनाओं के साथ बेईमानी कर रहे होते हैं। लेकिन यह उस तरह का मजाक है जो तब सामने आता है जब हम अंदर से ये दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक तरफ सोचने वाला होता है और दूसरी तरफ सोचने वाला होता है। एक तरफ महसूस करने वाला और दूसरी तरफ भावनाओं को संप्रेषित करने वाला। इस स्प्लिट को बताने के कई तरीके हैं और हम इस तरह भी बात कर सकते हैं कि यह कैसे होता है। मैंने आपको एक तरीका बताया है रेगुलर रिदम पैटर्न का। एग्जिस्टेंस मानो मुख्य धारा से अलग हो गया हो और एक अलग स्थिरांक बन गया हो। एक और बात शायद समझने में आसान है, वह यह है कि जैसा हम सोचते हैं कि सोचना एक सिंबलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। जिन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास सिंबल हैं, उनमें से एक मेरे लिए है, एक हमारे लिए है, एक इस जीव के लिए है, इस जागरूकता के केंद्र के लिए है, और यह सिंबल कई दूसरे सिंबल्स की तरह है। इस बात से कंफ्यूज हो जाता है कि यह क्या दिखता है, जैसे हम पैसे को दौलत से कंफ्यूज कर देते हैं। और इसी वजह से हम सिंबल के साथ ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, जो एक घंटे के साथ कुछ करने की कोशिश करने जैसा होता है। आप जानते हैं हम कहते हैं कि आप अपने समय का क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि आप समय के साथ कुछ भी कर सकते हैं, है ना। समय बस एक तरह का मेजरमेंट है और समय के साथ कुछ करने की कोशिश करना इंच खाने जैसा होगा। सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से हमें फिर से ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जर्वर है, लेकिन मज़ेदार बात तो यह है कि हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाते। इस ऑब्जर्वर को ढूंढने के लिए आप जो चाहें करें, वह कभी वहाँ नहीं होता। आप जितनी तेज़ी से पूंछ का पीछा करते हैं, वो उतनी ही तेज़ी से पीछे हट जाती है। अब दूसरी तरफ अगर हम गेस्टाल्ट के हिसाब से सोचें, अगर हम फिगर और ग्राउंड के हिसाब से सोचें, तो आपको लगेगा कि कोई कंटिन्यूम या मीडियम है जिसमें एक्सपीरियंस होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप रेडियो सुनते हैं तो आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वे सभी आवाज़ें स्पीकर में डायफ्राम पर होती हैं। आवाज़ें डायफ्राम को नहीं बताती, वे इसके बारे में कुछ नहीं कहती हैं, इसे बस मान लिया जाता है। अनाउंसर दिन की शुरुआत में यह अनाउंस नहीं करता कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, अब से इस इंस्ट्रूमेंट से आपको जो भी आवाज़ सुनाई देगी वे असल में स्पीकर के डायफ्राम में के वाइब्रेशंस होंगी, नहीं। इसीलिए जैसे हम स्पेस को इग्नोर करते हैं और उसे कुछ नहीं समझते, वैसे ही हम उस कंटिन्यूम को भी पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं जिसमें एक्सपीरियंस हो रहा होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो उस कंटिन्यूम या उसमें जो हो रहा है उससे वैसा रिश्ता नहीं है जैसा ऑब्जर्वर का ऑब्जर्व्ड से होता है, क्योंकि ऑब्जर्वर या ऑब्जर्व्ड से रिपीटेशन का एक फंक्शन है और मेमोरी कंटिन्यूम नहीं होती है। ये अभी भी उसमें वाइब्रेशंस करती है। इसलिए अगर एक्सपीरियंस के बदलते पैनोरामा के पीछे कुछ है, तो यह बेशक पूरी तरह से अनसोचा जा सकने वाला अनडिफाइनेबल है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी मौजूदगी को महसूस करना इम्पॉसिबल हो। और किसी दूसरे रूप में जिसे हम आम एक्सपीरियंस कहेंगे, फिर भी उसी समय आम एक्सपीरियंस से असल में ये अलग नहीं होगा। इसलिए यह हर चीज़ के बारे में हमारी अवेयरनेस को बढ़ाएगा। ये एक तरह का नया डायमेंशन बन जाएगा और हमें इसे बताने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ये छिपा हुआ नहीं होता है। चलिए एक बहुत आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपको बचपन से ही चांद को बस एक प्लेट आसमान में एक चपटी डिस्क के तौर पर सोचना सिखाया गया हो। फिर एक दिन कोई उठा हो और एहसास हुआ हो कि यह गेंद है। उसे दूसरे लोगों को यह समझने में बहुत मुश्किल होगी कि ठीक वैसे ही जैसे हमें लोगों को यह समझाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि दुनिया गोल है या तारे ऊपर क्रिस्टल के गोले में नहीं टिके हैं। इसी तरह से जब चांद का डायमेंशन, जब आप एक बार उसको देख लेते हैं तो एकदम वो साफ़ हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे नहीं देखते तो आपको इसके लिए मनाया नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक डायमेंशन होता है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हमको चेतना से अलग नहीं होता है, लेकिन हम अभी तक उसे नहीं समझ पाए हैं। अब चलिए इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलिए बेसिक बात पर वापस आने की कोशिश करें कि आप खुद को यानी कि ऊपर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप इस बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप इसमें फंस गए हैं।
इसलिए मैं इस पॉइंट पर कहूँगा कि कोई बात नहीं है, आगे चलते रहो। तो भी आप फंस गए हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आपको अभी जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना होगा। हाँ, आपको यही करना होगा। लेकिन यह कहना काफ़ी नहीं होगा, इनफ नहीं होगा। ये शायद ये बहुत ज़्यादा कहना होगा। मान लीजिए कि आप अभी वह जैसी चीज़ें हैं उन्हें स्वीकार नहीं करते। खैर, यह भी बहुत ज़्यादा बात है, लेकिन वो चल रही है। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान से नज़र रखें। आप उस एहसास तक पहुंच सकते हैं जिसे मैं अनुभव का बहाव कहता हूँ। यह साथ साथ चल रहा है, यह आवाज़ में है। देखो, मेरी आवाज़ में सुनने की कोशिश करो। यह हवा की आवाज़ में चलता है। यह हर उस चीज़ में है जिसे आपकी आंखें देखती हैं जब आप चारों ओर देखते हैं, और यह यहाँ है और वो बह रहा है। अब मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि बस इतना ही आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप ये समझ जाते हैं कि बस इतना ही है, तो आप आगे या पीछे होना ख़त्म कर देते हैं। बस आप प्रेजेंट में हो जाते हैं। मुझे सच में नहीं पता कि मेरा इससे क्या मतलब है, सिवाय इसके कि इसे देखो, बस इतना ही। और अगर आप खुद को इसे नहीं देखते हुए पाएंगे, यानी कि उदाहरण के लिए इसका विरोध करते हुए पाएंगे, तो भी वो वही होगा। आप क्रिटिसाइज़ करें और आप कुछ भी करें, आप वही तह तक लौटेंगे जिस तह में ये असल में हो रहा है। जो हो रहा है उसे होने दें, भले उसमें जो हो रहा है उसका विरोध भी उसमें शामिल ही क्यों ना हो। अब ऐसा करते समय खुद को ध्यान से देखें। आप देखिए, हम किसी नतीजे की तलाश में नहीं हैं, हम यहीं और अभी हैं। लेकिन अगर आप नतीजे की तलाश में होंगे, अगर आप उम्मीद की हालत में होंगे, तो उस पर नज़र रखें और इसका पालन करें। आप चाहे कुछ भी करें, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। आप साइकिल चलाना सीखना जैसा ये प्रोसेस ही होता है, क्योंकि आप जिस भी तरफ गिरते हैं साइकिल चलाते हुए, बाएं या दाईं तरफ, आप पहिया उसी तरफ घुमाते हैं जिस तरफ आप गिर रहे हैं। ये वही बात है जो पायलट प्लेन उड़ाते समय सीखता है, और वह एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां वह कहता है कि ठीक है, प्लेन खुद उड़ेगा, और यह सच में ऐसा करता है। अगर आपके हाथ एक अच्छे प्लेन के पहिए पर लग जाएं तो यह खुद उड़ेगा। इसी तरह जैसे जैसे आप इस तरह अस्तित्व के बहाव को फॉलो करेंगे, तो आप पाएंगे कि यह अपने आप काम कर रहा है, और यह करता है। तो पहले तो आपको यह अजीब, यानी कि पेकुलर, पैसिव फीलिंग आ सकती है कि यह मेरे साथ हो रहा है, कि यह मेरे साथ हो रहा है। जब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो आपको उस फिल्म में अलग कोई मैं नहीं मिलेगा जिसे आप देख रहे हैं। आपका एहसास होगा कि अगर कुछ आप हैं तो वह बस वही है। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए हैं। आप इसे एक ख़ास तरीके से कर सकते हैं। बस चल रही सभी आवाज़ों को सुनें। फिर मैं कहूँगा कि सुनना, न कि सुनना जैसा कि कोई देख सकता है। देखने से अलग होगा। अपने कानों को वह सब सुनने दें जो वह सुनना चाहता है। बस इन ईयर ड्रम्स को किसी भी उपलब्ध आवाज़ पर वाइब्रेट होने दें, और ठीक उसी तरह जैसा आप ऐसा करते हैं, अपने दिमाग को जो भी कुछ सोचना है सोचने दें, और उसके साथ चलें, विचारों के बहाव के साथ चलें। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद इसके साथ न चलना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आपका इसके प्रति विरोध भी विचारों की धारा का एक हिस्सा होता है, और वह भी अपने साथ चल रहा है। जब आपको पता चलेगा कि विरोध भी धारा का हिस्सा है, तब आप देखने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे कि इसके साथ चलें, ये कहना बेकार हो जाएगा। इसके साथ जाने के लिए इससे कोई अलग नहीं होगा। ये समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी। यही बात समय बीतने पर भी लागू होती है। हम अभी जो कर रहे हैं वह यह है कि हमने अपना ध्यान अनुभव के बाहर पर लगाया है, जैसा कि अभी है। और इस तरह के विचार में, इस तरह के चिंतन में, इस तरीके की थॉट प्रोसेस में आपको वर्तमान में होने का एहसास होता है। जो हो रहा है उसे देखते हुए, बस कुछ देर के लिए, और आपके विचार अतीत या भविष्य से जुड़े हो सकते हैं। आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में चिंता कर सकते हैं जो होने वाली है, और मेरी आवाज़ को पूरी तरह सुनने के बजाय आप कल के बारे में सोच सकते हैं। कुछ लोगों की मैं शक्लें देख रहा हूँ, और मैं उसमें यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ। शायद आप इसे चेक कहेंगे। आप देखेंगे और कहेंगे, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी मुझे वापस आना चाहिए। लेकिन यही सिद्धांत ठीक वैसे ही लागू होता है जैसे साइकिल का पहिया घुमाना होता है। अगर आप अतीत में गिर जाते हैं तो मुड़ें उस तरफ, अगर आप भविष्य में जाते हैं तो उस तरफ मुड़ें, क्योंकि आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और आप फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं।
तो जैसे ही आप स्ट्रीम के साथ नहीं जा सकते, वैसे ही आप प्रेजेंट से बाहर नहीं निकल सकते। कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है और वर्तमान के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है। सबसे पहले जब मैं कहता हूँ कि तुम नहीं कर सकते, तो जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ वह एक लिमिटेशन, एक बॉन्डेज जैसा लगेगा कि मैं फंस गया हूँ, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन क्या तुम ये नहीं देखते कि जिसे तुम सबसे पहले ट्रैप कह रहे हो, वही असल में आज़ादी की कंडीशनिंग है। देखिए, अगर हम इस बात पर जोर देंगे कि तुम अभी सोच के मौजूदा फ़्लो जैसे वह है या एक्सपीरियंस के मौजूदा फ़्लो में फंसे हुए हो, तो जाहिर है कि तुम इससे नाराज़ हो जाओगे। जब तुम्हें पता चलता है कि तुम वही हो और तुम इससे दूर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वह तुम हो, तो ये एक बहुत अलग सिचुएशन हो जाती है। ये कोई ट्रैप नहीं होता है जैसा अक्सर लोग इसको सोच लेते हैं। बस ये तो एक प्रोसेस होता है। ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये तो पूरे ब्रह्मांड के साथ हो रहा है। देखिए, आप इसके शिकार नहीं हैं, आप हैं। तो फिर यह पूछने के बजाय कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूँगा, यह सवाल गायब हो जाएगा। मैं वापस जाकर उस बात को दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। अगर आप कहते हैं कि मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, जब आप कुछ चाहते हैं तो आपको काफ़ी हद तक पता होता है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन जब लोगों को सच में इस बात पर चैलेंज किया जाता है कि वे इसके अलावा किस तरह के डोमेन में जाना चाहेंगे, तो वे बस थोड़ी आगे की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर वे किसी अलग तरह की ज़िंदगी जीने की इच्छा को पूरा करते हैं, तो उन्हें इसे इमेजिन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वे देखेंगे कि यह हमेशा उन्हें उसी जगह ले जाएगा जहाँ वे अभी हैं। आखिरकार वो यहीं हैं और यही अंदर की सच्चाई है। मान लीजिए यह विचार कि सुसाइड से बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि स्थिति कितनी भी असहनीय क्यों ना हो, उससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता आत्महत्या ही होती है। जो हमारा केंद्र है वो हमसे दूर नहीं है। इसलिए जैसा कि हमें भाषा की सीमाओं के कारण कहना होगा, हमें बहुत ज़्यादा कहना पड़ता है कि पहले अनुभव जो भी हो उसके साथ चलें। अब मान लीजिए कि स्थिति भयानक है, मैं इसे पसंद करने के अर्थ में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि स्थिति में दर्द जो होता है वो शामिल होता है और इस पर मेरे बहुत ज़्यादा ऐतराज़ से दर्द को और बढ़ा रहा मैं देता हूँ। वे ऐतराज़ पूरे सीन का उतना ही हिस्सा है जितना कि दर्द होता है। असल में मतलब सच में एक दूसरे से अलग वो नहीं हो सकते। दर्द तब तक दर्द नहीं है जब तक आप उस पर ऐतराज़ ना करें। तो अगर आप खुद से कहते हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसने मुझे बहुत डराया है, और सच में अगर मैं स्पिरिचुअली बेहतर इंसान होता तो मुझसे डरना नहीं चाहिए था, तो ये सच में फैंटेसी बनाना होता है। आप खुद को इससे डरने देना चाहिए। आपको खुद को पूरी आज़ादी से चिंता कर देना चाहिए, क्योंकि यह ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं है, तो यह ऐसा है जैसे मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, यह भी यही है और यह भी बस हमारे एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है। चैप्टर 3, योगकारा। देखिए, हम इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं कि महायान बौद्ध धर्म क्या है, और पिछले सेमिनार में मैंने लगभग पूरी तरह से महायान स्कूल पर चर्चा की थी, जिसे संस्कृत में मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है। इस शब्द का मतलब होता है लगभग बीच का रास्ता। इस सब्जेक्ट पर सबसे अच्छी किताबों में बौद्ध बौद्ध धर्म की सेंट्रल फिलॉसफी कहा गया है, और यह वैसा फिलॉसफी नहीं है जैसा हम वेस्ट में कहते हैं। यह आपकी चेतना की हालत को बदलने का एक तरीका है। यह आपकी चेतना की एक्सट्रीम तक पहुंचती है। मतलब यह प्लेटो, कांट या हेगल जैसे विचारों का सिस्टम नहीं है। यह तो बस एक डायलैक्टिक तरीका है, द्वैतवादी तरीका है। यानी डायलैक्टिक का मतलब है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच बातचीत होना, जिसका मकसद किसी खास तरह के विचारों को समझाना या मन में बिठाना नहीं होता है, बल्कि किसी के महसूस करने की बेसिक हालत को बदलना होता है। यानी अपने होने का जो एहसास है, जो आपको होता है, उसे बिल्कुल बदल देना होता है। सारा बौद्ध धर्म इसी से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म का असली सार, जिसे बौद्धि जागृति कहते हैं, यह उसी मूल से आया है जिसका मतलब है जैसे बुद्ध शब्द बौद्ध या बुद्ध या जानना होता है। लेकिन बेहतर यह है कि आपको जागृत होना होगा। आप में से कुछ लोगों ने शायद ग्यूड्स ईएफ की एक सीख सुनी होगी, जो एक बहुत बढ़िया बूढ़ा बदमाश था
जो लेक्चर्स देता था, जिसमें वह कुछ देर के लिए पूरी तरह चुप हो जाता और सबको शर्मिंदा कर देता था। आप जानते हैं कि वे सब कुछ होने की उम्मीद कर रहे थे और वह ग्रुप में हर किसी को अलग अलग देखता था, और जब सबको अजीब लगता था तो वह कहता था, उठो, तुम सब सो रहे हो, और अगर तुम नहीं जागो तो मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगा। और यह असल में एक बहुत अच्छा रवैया था। जैसा कि आप जानते हैं, जैन कई तरह के तेज तरीके इस्तेमाल करता है, और इसका पूरा आइडिया यह है कि जो इंसान माया में है वह खुद को असल में एक विक्टिम समझेगा। कोई ऐसा जो जाल में फंसा हुआ है, कोई ऐसा जो किस्मत या भगवान की मर्जी के अधीन है, सप्रेस्ड है, या आप इसे जो भी कहना चाहें, जो ज़िंदगी में पैसिवली शामिल हो गया है उसी तरह। इसलिए मैं विक्टिम शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, और इसलिए उसे अपनी चेतना का एहसास एक तरह का पैसिव लेकिन फिर भी बहुत नाजुक और कोमल रिसेप्टर या हर चीज़ का हिस्सा बनने वाला होता है, ताकि ज़िंदगी आमतौर पर आपके साथ घटित हो जाए, और यह आपके साथ होता है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। और फिर आप कहते हैं कि ठीक है, ये बहुत बुरा है, मैं खुद को इस जाल से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो दार्शनिक तकनीक डायलॉग जिसमें माडी मैया कह रहा था, वह आपको अपना बचाव छोड़ने के लिए कहता है। मतलब आप असल में एक फिजिकल एहसास के तौर पर महसूस कर सकते हैं कि आप हर समय बचाव की मुद्रा में होते हैं। आप असल में हर मसल के जरिए दुनिया के खिलाफ एक विरोध कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा है। आपको एक खास तरह के विरोध की ज़रूरत है, आपको एक खास तरह की मस्कुलर टोनस की ज़रूरत है, लेकिन आपका जो शरीर है वो आपके लिए वह करता है। आपको इसके लिए अपनी मर्जी से कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा है जैसे आप फर्श पर लेटकर आराम कर रहे हों। आपको खुद को संभालने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फर्श आपको संभाल लेगा और आपकी स्किन आपको अंदर रखेगी। लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं असल में खुद को संभालने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि पूरी तरह आराम की सिचुएशन में भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें सच में अपनी ज़िंदगी पर भरोसा नहीं होता। और यही है कि अपनी ज़िंदगी पर भरोसे की कमी हमेशा बचाव करने वाला रवैया होता है। ये एक तरह की गलतफहमी का नतीजा होता है, ऐसा महसूस होना कि आप अपने होने की दुनिया से कुछ अलग होते हैं। नहीं, ये सब रवैये गलत हैं। आप दुनिया से अलग नहीं हैं, आपको बस अपने भीतर लौटने की ज़रूरत है, जो बनी रहती है। जैसा कि मैंने कहा है, बस अनुभव को पैसिव तरीके से लेने वाली चीज़ के तौर पर इसको देखें। फिर थेराप्यूटिक बातचीत की पूरी प्रक्रिया, जिसे इस अद्भुत व्यक्ति नागार्जुना ने बुद्ध के पीछे चलते हुए बनाया था। ये एक अजीब बात है कि बुद्ध दूसरे लोगों के प्रति बहुत क्रिएटिव थे। यानी बौद्ध धर्म का मूल विचार दूसरे लोगों को भी बुद्ध की तरह बुद्ध बनने से नहीं रोकता है। ईसाई धर्म में इस बारे में थोड़ी मुश्किल है। आप जरा देखें, हर कोई ईसा मसीह को भगवान का अनोखा और एकमात्र अवतार मानता है, और इसलिए वह एक बहुत खास जगह है जिस पर किसी और को चढ़ने की इजाज़त नहीं है। जाहिर है, जीसस की शिक्षा और काम को पूरी तरह से ये बेअसर बना देगा। लेकिन बौद्ध धर्म का फ़ायदा यह है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। इसलिए नागार्जुन, जो बुद्ध के बाद आए, एक तरह के खुद बुद्ध से भी ज़्यादा समझदार आदमी थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वे बुद्ध के कंधों पर खड़े हुए और बुद्ध की बातचीत को उसके पूरे नतीजों तक नहीं बल्कि एक पूरे नतीजे तक ले गए। आज हम और आगे जा सकते हैं। आप देखें, यह चीज़ बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम अतीत की तरह याद करें और कहें कि ठीक है, हम आपको बौद्ध धर्म नाम की एक चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रीति रिवाजों और विश्वासों का एक तय समूह है जिसमें एशिया के कुछ लोग विश्वास करते हैं, और अगर आप दिलचस्पी रखेंगे तो आप भी इसमें विश्वास कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक एक्टिविटी है जो चल रही है, और जब यह वेस्टर्न सिविलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में मिल जाएगी तो ऐसी चीज़ें करेगी जिनके बारे में एशियाई लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और शायद उन्हें यह पसंद भी ना आए। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह हमारी मुश्किलों में से एक है। अगर मैं एकेडमिक दुनिया के हिसाब से बौद्ध धर्म का लेक्चरर होता तो मुझे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता। कहने का मतलब है कि मुझे एक सब्जेक्ट पर पूरी तरह से हिस्टोरिकल तरीके से बात करनी पड़ती, जैसे कि यह अतीत की कोई चीज़ हो, और मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं आपको इस बारे में बहुत सही जानकारी दूं कि यह क्या था और दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचते थे और उन्होंने इसके बारे में क्या किया।
जैसे ही मैंने ये कहना शुरू किया कि किसी चीज़ में कोई जान है और इसका आप पर कुछ असर हो सकता है, तो मुझे एकेडमिक तौर पर बेइज्जत माना जाएगा। वे कहेंगे कि यह आदमी अब प्रोफेसर बनने के लायक नहीं रहा, क्योंकि वह इन चीज़ों की वकालत कर रहा है और इस पर कोई ऑब्जेक्टिव नज़रिया नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये बहुत मज़ेदार होगा कि सभी पुराने सब्जेक्ट हिस्टोरिकल तरीके से पढ़े जाएंगे तो, और इतना बकवास भी होगा। इसीलिए अगर आप यूनिवर्सिटी में धर्म पढ़ते हैं तो यह धर्मों के इतिहास के हेडिंग में आएगा। इसी वजह से फ़िलॉसफ़ी का शुरुआती कोर्स आमतौर पर फ़िलॉसफ़ी का इतिहास होता है। ज़रा सोचें, बच्चों को मैथ्स पढ़ाना जिसमें शुरुआती कोर्स मैथ्स का इतिहास हो, तो वे इजिप्शियन और रोमन अंकों में जोड़ करना शुरू कर दें और उन सभी प्रोसेस से गुजरें जिनसे पुराने इंसान मॉडर्न मैथ्स तक पहुंचने के गुजरे थे, तो मेडिसिन के पहले कोर्स में वे तुरंत प्रैक्टिकल मामलों, ह्यूमन फिजियोलॉजी की सबसे नई जानकारी पर आगे बढ़ते हैं और वे सिखाते हैं कि सिर्फ जब मेडिसिन के इतिहास में ग्रेजुएट स्कूल के स्टूडेंट्स बन जाते हैं तो क्या आपको मेडिकल साइंस के इतिहास का कोई इलेक्टिव कोर्स मिलता है। हर चीज़ को इतिहास से दूर रखने का यह तरीका उसे ख़त्म करने का एक तरीका है। उसे पूरी तरह से बेअसर बना देगा ताकि वह अब कुछ भी ना कर सके। इसलिए मैं एकेडमिक दुनिया में काम नहीं कर सकता। ये मेरे लिए बिल्कुल बनी ही नहीं है। पूरी टीचिंग्स में मैंने इसे भागना सिखाया है, क्योंकि हालांकि मुझे उनके खेल के नियम पता हैं और हिस्टोरिकल तरीके से बौद्ध धर्म की पढ़ाई कैसे करनी है ये सब पता है। जब आप उसमें शामिल हो जाते हैं तो कुछ समय बाद किसी की दिलचस्पी इसमें नहीं रहती है और यह पूरी तरह से बोरिंग हो जाती है। आप एक बड़ी लाइब्रेरी ले सकते हैं और आप अंतहीन इन्फिनिट तथ्यों, इन्फिनिट फैक्ट्स को जान सकते हैं, तो फिर क्या होगा। लेकिन एक चीज़ जिससे शिक्षाविद खुद को दिलासा दे सकते हैं वो एक चीज़ है जिससे वे बहुत डरते हैं कि धर्म का एक शिक्षक जो लोगों को धर्म बदलना चाहता है वह आप पर एक खास व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक नज़रिया थोप सकता है। मतलब अगर कोई इंसान जो ईसाई धर्म पढ़ा रहा है वह अपनी अकेडमिक कुर्सी से उपदेश देना शुरू कर दे, बजाय इसके कि वह सिर्फ कहे कि यह ईसाइयों ने अमुक समय में क्या किया वगैरह वगैरह, तो वे इससे बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। एक बौद्ध को यह फ़ायदा होता है कि उसकी कोई राय नहीं होती जिसे वह आप पर थोपने की कोशिश करे। वह सिर्फ आपकी राय से छुटकारा पाने में आपकी मदद करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब है कि दुनिया और खुद के बारे में किसी भी पक्की सोच से छुटकारा पाना है, क्योंकि हम एग्जिस्टेंस से जुड़े रहने के तरीके के तौर पर संस्कृत में जिसे नज़रिया कहते हैं यानी दृष्टि, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। संस्कृत में कुछ ऐसा है जिसे सकाय दृष्टि कहते हैं, जिसका मतलब है अलग होने की सोच। आपके होने का नज़रिया, यह चीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये अलग है। ये अनुभव पाने का एक अकेला इंसान है। मान लीजिए आपके पास एक फीलिंग्स हैं, लेकिन हम जो भाषा बोलते हैं वह आपको यह कहने पर मजबूर करती है कि आपके पास फीलिंग्स हैं, जैसे कि आप एक तरह कुछ हैं और दूसरी तरफ आपकी फीलिंग्स कुछ और हैं। ये सब बेमतलब की चीज़ें हैं। आपके पास एक विचार है, जैसे कि सोचने वाला एक तरफ खड़ा है और दूसरी तरफ विचारों को वो देख रहा है, तो उस व्यक्ति के पास जीवन को देखने का एक नज़रिया होता है जिसमें विचारों, भावनाओं का लगातार एहसास चलता रहता है। लेकिन कोई भी ये कह सकता है कि लगातार इसलिए क्योंकि आपको पता लगता है कि आप उनसे अलग हैं, उनसे अलग खड़े हैं और इस जुलूस के लगातार आप इंस्पेक्टर हैं। अब हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि यह मेमोरी प्रोसेस का नतीजा है जो फ्लो में लगातार होने का भ्रम पैदा करता है। और इसीलिए इसी तरह जैसे मशहूर पुरानी बौद्ध कहावत है कि जब आप अंधेरे में जलते हुए अंगारे को घुमाते हैं तो आप रेटिना की मेमोरी की वजह से आग के लगातार घेरे का भ्रम पैदा कर देते हैं, जहाँ चिंगारी का असर तुरंत फीका नहीं पड़ता बल्कि वहाँ बना ही रहता है। इसलिए जब आप इस चीज़ को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह एक घेरा बना रहा है, जबकि असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ आपके पास एक पल है और आग का भी एक पल है। इसलिए बौद्ध लोग कहते हैं कि सिर्फ यही पल है और असल में आप जो दरवाजे से अंदर आते हैं वह लोग हैं नहीं हैं जो यहाँ बैठे हैं। जैसे पानी के भंवर में कोई लगातार पानी नहीं रहता है, सिर्फ एक लगातार व्यवहार चल रहा है कि पानी में चक्कर लग रहा है, लेकिन उसमें कोई पानी नहीं रहता। तो ठीक उसी तरह आप जो कुछ मिनट पहले दरवाजे के अंदर आए थे
और अब यहाँ बैठे हैं वह पूरी तरह से आप अलग हैं। बस आप अपने कंटिन्यूटी के विचार से चिपके हुए हैं। देखो देखो जैसे कुम्हार मिट्टी को बर्तन बनाता है, वैसे ही स्पिरिचुअल ताकतें मैटर की बेवकूफ़ी भरी चीज़ को पकड़ लेती हैं और उसे जीवन के सभी अलग अलग रूपों में बुन देती हैं। इसलिए जब हम मरते हैं तो यहाँ एक इंसान होता है, आप देखें, जो घूम रहा है, बातें कर रहा है और चैट कर रहा है, रोज़ अपना काम कर रहा है, और अचानक और वो जिंदा है। उसका शरीर वहीं पड़ा होता है, वो मर रहा है, वह कहाँ है और उसे क्या हुआ है। बेशक मन चला गया है और वहाँ सिर्फ चीज़ें पड़ी हैं, तो हमारे मन में एनर्जी का यह आइडिया है जो कुछ ऐसा है जिसे महसूस नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा जो चीज़ें किसी भारी सख्त और धूल भरी चीज़ को जिंदा करती हैं या नहीं करती। अब ये बड़ा फ़र्क है। जेनेसिस की किताब से आता है यह फ़र्क, इस आइडिया से कि भगवान ने दुनिया को किसी मिट्टी से बनाया है। एडम तक मिट्टी की मूर्ति थी। यह विचार हिंदू सोच में भी उसी तरह नहीं है, बल्कि हिंदू सोच में कुछ धोखे से मिलता जुलता है, जिसे कन्फ्यूजन होता है। उदाहरण के लिए शंकर, जो अपने तो उपनिषदों के महान व्याख्याकार हैं, वो परंपरा में अद्वैत वेदांत की व्याख्या करते हैं, जिसे अद्वैत वेदांत कहा गया है। कभी कभी सोने और सोने से बनी चीज़ों के प्रतीक का वो इस्तेमाल करते हैं और बर्तन और मिट्टी की तरह लगते हैं, लेकिन वह इसका इस्तेमाल हमसे अलग तरीके से करते हैं। चैप्टर 4, साइको रहस्यमय अनुभव। मैं जीवन भर एक शिष्य रहा हूँ। विलियम जेम्स, जैसा कि आप जानते होंगे, उन्होंने द वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस नाम की किताब लिखी है। मैं हमेशा से इस विषय पर जेम्स के नज़रिए से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक ऐसा तरीका शामिल है जिससे हम अलग अलग लोगों के भगवान के बारे में, उनके नज़रिए और यूनिवर्स में उनकी जगह के बारे में अलग अलग बातों के डायमेंशंस को समझ सकते हैं। कभी कभी ये नज़ारे बहुत अलग लगते हैं। कुछ लोगों को भगवान बहुत दूर लगते हैं और कुछ को कुछ ऐसा ऊपर की जिसकी पूजा की जाए, और अलग अलग तरह के लोगों को भगवान होते हैं। लेकिन दूसरे लोग भगवान को पूरी तरह से अंदर की चीज़ के रूप में मानते हैं, कुछ ऐसा जो असल में उस चीज़ का सार है जिसे आप खुद कहते हैं। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि इन दो तरह के अनुभवों के बीच का टकराव है, लेकिन मुझे इन अलग अलग बातों पर बहुत ज़्यादा शक है, क्योंकि मुझे पक्का नहीं है कि वे एक ही चीज़ के दो अलग अलग रूप नहीं हैं जिन्हें अलग अलग तरह की भाषा में बताया गया है। दूसरे अनुभव से कहें तो कुछ ऐसा दर्द है जो ठंडी चुभन आप उसको कह सकते हैं, जबकि दूसरे इसे गर्म दर्द कहेंगे, क्योंकि बहुत ठंडा दर्द होता है और बहुत गर्म भी दर्द होता है। लेकिन जब बात सीधे तौर पर आती है तो दोनों एक ही तरह के दर्द होते हैं। फिर इंसानी अनुभव के दूसरे एक्सट्रीम भी होते हैं, जैसे एक्सटेसी यानी आनंद का अनुभव। एकदम खुशी के बारे में जरा आप सोचें। कहा जाता है कि जब कोई फ्रेंच लड़की जो सच में इस चीज़ में डूबी होती है यानी आनंद में, तब उसके साथ प्यार किया जाता है तो वह अपने आदमी से चिल्लाती है कि मुझे मार दो, मुझे मार दो। इस तरह हम खुशी को खुशी की भाषा में बताते हैं और हम इसे दर्द की भाषा में भी बता सकते हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ खुशी और दर्द मिलते हैं, ऐसी कि हम खुशी से रोते हैं और खुशी से कांपते हैं। और इस तरह की सोच से कि मैं धर्मों के बीच भी झगड़ों का एक करना चाहता हूँ। एक तरफ मैं बौद्ध लोगों के साथ ध्यान में बैठने के लिए उतना ही उत्सुक हूँ, जहाँ वे अपने पैरों पर पैर रखकर बिल्कुल अपने पूज्य बुद्ध की छवि की तरह दिखते हैं। या फिर दूसरी तरफ मैं ईसाइयों, यहूदियों या मुसलमानों की तरह हूँ, वो अनदेखी, पारलौकिक और उपस्थिति के सामने मैं उनके सामने झुक जाऊँगा। मैं दोनों में से किसी एक के साथ जाऊँगा। यह पूरी तरह बहस असल में जिस बात पर आती है और जो मुझे लगता है कि हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वह यह है कि हम अभी और असहज रूप से समय के अंत में जीवित होने के बारे में जानते हैं, जिसे हिंदू कलयुग कहते हैं। चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और समय निकलता जा रहा है। हम कई ऐसी समस्याओं से घिरे हुए हैं जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता, जैसे जनसंख्या का बढ़ना, प्रदूषण होना, न्यूक्लियर बम का खतरा और ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम जिसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता। बेशक ऐसा नहीं भी हो सकता है। हम किसी तरह काम चला सकते हैं इन चीज़ों से, लेकिन सच तो यह है कि आज से 0 से 70 साल के भीतर हम सब वैसे भी मर जाएंगे।
हम सब ये जानते हैं, यह हमारे दिमाग में बार बार आने वाला परेशान करने वाला विचार है, हमारा अंत। तो फिर क्या, हम सभी को इसका सामना करना पड़ेगा। हम सब भाप बनकर उड़ जाएंगे जब हमको जलाया जाएगा, गाड़ा जाएगा तो हम सड़ जाएंगे और हड्डियों और धूल में बदल जाएंगे। लेकिन अब मैं इस समस्या को पूरे आकर्षण के साथ देखता हूँ, इसलिए इससे बचने या दूसरी तरफ देखने पर यह कहने के बजाय कि वो ठीक है, चलो इसे देखते हैं। सो जाना और फिर कभी न जागना कैसा होगा? हर बच्चा इस बारे में सोचता है, लेकिन फिलोसोफर इस सवाल को नापसंद करते हैं। वे आपसे कहेंगे कि ओह, ये बेकार की बातें हैं, तुम बस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो बच्चे। लेकिन बच्चे के लिए जो एक ज़रूरी इंसान है, इस बारे में सोचना बहुत असली होता है। चलिए सच का सामना करते हैं। हम पुनर्जन्म या देवचान या दूसरी दुनियाओं के सपने ना देखें, बल्कि मान लें कि ये बहुत असली है कि जब हम आप मर जाते हैं तो आप मर जाते हैं और आप फिर वही कभी नहीं जाएंगे। खैर, मैं अपना सिर खुजालता हूँ और सोचता हूँ कि यह हमेशा के लिए अंधेरे में जाने जैसा नहीं होगा, क्योंकि अंधेरा एक ऐसी चीज़ है जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ, और यह जिंदा दफन होने जैसा नहीं होगा। यह कुछ भी नहीं होने जैसा होगा। यह हमेशा होगा, और जैसे कभी था ही नहीं वैसा ही होगा, और वह कभी था ही नहीं सच में। और जो कुछ भी था, यह बस ऐसा ही होगा जैसे मैं हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि अच्छा, क्या मेरे जन्म में कभी मैं था नहीं, या पहले भी ऐसा ही था? देखिए, समय में पीछे की ओर सोचते हुए मुझे कुछ दूरी तक याद आता है, और फिर मैं पूरी तरह खाली हो जाता हूँ। और फिर भी मैं यहाँ हूँ। मैं उस पूरी तरह खालीपन से बाहर आ गया हूँ, और हम सब भी ने भी ऐसा ही किया है। क्या आपने कभी पूरी तरह खालीपन को महसूस करने की कोशिश की है? देखिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और जवाब आपको देना होगा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका शायद यह हो सकता है कि मैं अपनी आंखों से अपने सिर को देखने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं चाहे जितना भी घूम लूँ, मुझे अपना सिर दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि मेरी आंखों के पीछे कोई काला धब्बा है, बल्कि वहाँ पूरी तरह खालीपन है, उसी तरह का खालीपन जिससे मैं दुनिया में आया था। रात में मैं तारों को देखता हूँ, और मैं उन्हें काले खालीपन के बीच पूरे आसमान में बिखरे हुए आम के साफ असली एनर्जेटिक पॉइंट्स के रूप में देखता हूँ। अब आपको क्या लगता है, अगर कोई स्पेस ना होता तो तारे कैसे दिखते? अगर कोई तारे न होते तो स्पेस कैसा दिखता? आप देखिए, दोनों एक साथ चलते हैं, आप इन्हें नहीं समझ सकते। बौद्ध सूत्र में एक बार कहा गया है, जो रूप है वही वास्तव में शून्यता है, और जो शून्यता है वही वास्तव में रूप है। और सारा रहस्यवाद, सारा मिस्टिसिज्म इसी में समाहित है, इमर्स है। मिस्टिसिज्म, जैसा कि हम इसे इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, ये ग्रीक शब्द न्यूएंस से आया है, जिसका मतलब है होठों पर उंगली, शांत कमम शब्द है ये। हम इसे सच में कह नहीं सकते। ये एक राज है, गुप्त राज है, कुछ ऐसा है जो आपको जानना नहीं चाहिए, लेकिन आपको सच में इसको जानना की ज़रूरत भी है, और आपको इसको जानना ही होगा। आपकी समझदारी, और आप इसे पहचानने के लिए जा रहे हैं, आपकी समझदारी इसी में ही होगी। हर किसी ने मारिजुआना पिया है या LSD लिया है और योग किया है, और इसलिए यह सब एक पब्लिक में चर्चा का विषय बन गया है। सारी जानकारी पब्लिक करना साइंटिफिक ईमानदारी का सार होता है, और यह डेमोक्रेसी का भी सार है। अगर हम सब रिपब्लिक हैं जहाँ सभी लोग बराबर होते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स के हर एक नागरिक को, चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा हो या नहीं, सारी जानकारी उसको पाने का अधिकार है। माना जाता है कि हम इसी में विश्वास करते हैं, जिसका एक और मतलब है कि आप सब भगवान हैं, कोई और भगवान नहीं है, जैसे कोई आप पर बॉस हो। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि यह एक राजशाही होगी, रिपब्लिक नहीं होगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दिक्कत यह है कि यह एक रिपब्लिक है, जिसमें वे लोग रहते हैं जो मानते हैं कि यूनिवर्स एक राजशाही है। इसलिए वे ऐसा रवैया अपनाते हैं जो पिता जैसा और तानाशाही वाला होता है। फिर भी यह उन बेसिक विचारों के सीधे खिलाफ होता है जिन पर थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोगों ने इस रिपब्लिक की स्थापना की थी। यह बेसिक सोशल टकराव है जिसका हमें सामना करना है। लेकिन चलिए हम अपनी ज़्यादा यूनिवर्सल समस्या पर वापस आते हैं, जिसे मौत कहते हैं।
हम एक बहुत ही आसान प्रोसेस से देख सकते हैं कि जब हम चेतना के नेगेटिव डायमेंशन में जाते हैं तब हम हर रात सोते समय ऐसा करते हैं। नींद हमें बहुत कम मिलती है, आजकल तो बहुत ही कम मिल रही है। साइकोलॉजिस्ट इस बात को समझते हैं, लेकिन हम सभी को यह साफ है कि नींद हमें तरोताज़ा करती है। ये अजीब है, लेकिन कुछ समय के लिए बेहोश रहना, कहीं नहीं होना, हमें वापस जिंदा कर देगा। और ये बिल्कुल करता भी है, क्योंकि हमें तब तक पता नहीं चलेगा कि हम जिंदा हैं जब तक हम कभी मर ना गए हों, या जब तक हम कभी ना कभी सोए ना हों। हमें असलियत यहाँ होने, अभी होने और सेंसिटिव का एहसास नहीं होगा जब तक कि इसकी तुलना कहीं भी नहीं होने से की जाए। मतलब दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारा ज्ञान और सारी एनर्जी विरोधाभासों की घटना है, एक लहर की तरह है। सारी एनर्जी असल में एक लहर की घटना है, इसमें ऊपर और नीचे की ओर ये बह रही है। ये कभी ऊपर की ओर होती है या और कभी नीचे की ओर होती है। ये कभी खड़ी होती है तो कभी अंदर की ओर होती है और बैठ जाती है। यही पुरुष और महिला के बीच का भी अंतर होता है। और अगर हम ये समझ लें तो महिलाओं की आज़ादी को लेकर हमारे बीच वो झगड़े कभी नहीं होंगे। पुरुष सीधा होता है, बहुत सीधा होता है, महिला खोखली है, और आप एक के बिना दूसरे को कभी महसूस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बेसिक बात है। आप ज़मीन के बिना आकृति नहीं देख सकते हैं, और आप यह नहीं समझ सकते कि क्या ज़रूरी है बिना क्या ज़रूरी नहीं है। सारा लॉजिक, सारी बातचीत, सारी सोच इसी अंतर पर निर्भर करेगी, और इसका राज यह है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, कोई भी एक के नीचे नहीं है। और मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि मुइन शब्द के अनुसार कि जो चीज़ें एक दूसरे के खिलाफ हैं वो एक दूसरे से अलग लड़ने वाली लगती हैं, जैसा कि दुनिया ने अलग अलग धर्मों में किया है। असल में वे चीज़ें एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। 1958 में उनकी मौत से ठीक पहले मैं कार्ल यूंग से मिलने उनके समर हाउस गया था, जो ज्यूरिख झील के किनारे था। हम झील के किनारे टहल रहे थे और घास ने हंस तैर रहे थे, और हमारी बातचीत के आखिर में मैंने उनसे कहा कि क्या यह सच है कि हंस मोनोगैमस होते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, यह अजीब बात है कि वे मोनोगैमस होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हंसों के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब नर और मादा एक दूसरे से प्यार करना शुरू करते हैं तो वे तब तक लड़ते रहते हैं जब तक उन्हें पता नहीं चल जाता कि उन्हें क्या करना है। फिर उन्होंने कहा कि इससे मेरी कुछ महिला होमोसेक्सुअल मरीजों को बहुत मदद मिलती है, लेकिन उन्होंने इसे और नहीं समझाया और बात यहीं छोड़ दी। तो आप युद्ध नहीं देखते? देखिए, संभोग करना यह एक बहुत बड़ी बात है, किसी आदर्श की नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत की है। यह कुछ ऐसा है जो हमें करना ही होगा, चाहे हम इसे पसंद करें या फिर नहीं, क्योंकि इसके उलट जो चीज़ें हमें पूरी तरह से टकराव की भावना और बिना किसी वजह से दिखाती हैं। चेतना, जीवन और मृत्यु, काला और सफ़ेद, ये सब एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, और हम अचानक इसे इंसानी अनुभव के किसी भी पहलू में बदल सकते हैं। चलिए हम काले लोगों और गोरे लोगों को लेते हैं, जो पूरी तरह एक के मजाक करते हैं, क्योंकि असल में काले लोग और गोरे लोग नहीं होते, भूरे और ग्रे गुलाबी लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें काले और गोरे कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे यह समझेंगे कि हम अनुभव की रिचनेस को तभी महसूस कर सकते हैं जब यह फ़र्क साबित हो जाए। उदाहरण के लिए, काले लोग जिस तरह से घूमते हैं और बिहेव करते हैं वह तब तक पहचाना नहीं जा सकेगा जब तक कि यह गोरे लोगों के बर्ताव के तरीके से बिल्कुल अलग हो। दोनों ग्रुप को अपने फ़र्क के लिए एक दूसरे का शुक्रगुजार होना चाहिए। इसी तरह पुरुष और महिला के साथ भी होना चाहिए। मैं अपनी बात यह कहकर भी कह सकता हूँ कि आप सभी ग्रुप्स का विचार करें। जो लोग खुद को चर्च की तरह चुना हुआ और बचा हुआ मानते हैं, उन्हें यह समझाना चाहिए कि वे खुद को सिर्फ एक आउट ग्रुप में मुकाबले ही समझते हैं। वे लोग जो साबित हैं, वे सभी बुरे लोग जो पटरियों की दूसरी तरफ या नरक में रहते हैं, उनकी तरह। सेंट थॉमस एक्विनास ने भी यही राज बताया था जब उन्होंने कहा था कि स्वर्ग में संत कभी कभी किले की दीवार के किनारे तक जाते हैं और नरक में तड़पते, जलते और दुखों को देखते हैं और भगवान के इंसाफ के लिए भगवान की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि संत इसके उलट हैं। इस तरह दुखों के पीड़ित लोग जानते हैं कि वे खुशी में हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं एक तरह से मजाक कर रहा हूँ और कहानियाँ सुना रहा हूँ, ताकि ये बात बताई जा सके कि हम सिर्फ ये जानते हैं कि असलियत क्या है या ज़िंदा रहना और होना क्या होता है। इसके उलट कुछ नहीं होता। एक चीज़ दूसरे को पैदा करती है और आप इसे क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं। जब आप क्लियर कहते हैं तो आपके मन में ऐसा क्या चलता है? खैर, आप क्लियर को साफ, ट्रांसपेरेंट या खाली जगह के तौर पर सोच सकते हैं। ये एक बारीक पॉलिश किया हुआ आईना के तौर पर इसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगली चीज़ जिसे आप क्लियर समझते हैं वह एक पूरी तरह से साफ रूप हो सकता है, कुछ ऐसा जिसकी आउटलाइन पूरी तरह से साफ हो। हमारे अनुभव में एक और बुनियादी अंतर है जिससे रूप और जगह में होता है। वह यह है कि अपनी मर्जी से और बिना मर्जी के एक तरफ हम क्या करते हैं और दूसरी तरफ आपके साथ क्या होता है। यह हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक है। हम जानते हैं कि हम सोचते हैं कि हम जानते हैं। ये एक चीज़ है जिसे मैं क्या कर रहा हूँ हम कह देंगे और उस पर मेरा असर भी हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ इसका असर मुझ पर, खुद पर और दूसरे पर होगा। और हमारी बड़ी लड़ाई खुद को दूसरे पर जीत दिलाना होती है। इसे ही हम प्रकृति पर जीत कहते हैं। सामूहिक रूप से इंसानियत खुद के तौर पर जिसे दूसरा कहते हैं, उसे दबाना, हराना और कंट्रोल करना वो चाहती है। लेकिन क्या हम सच में ऐसा चाहते हैं? अगर हम उस कोशिश में कामयाब हो गए, यानी अगर हम अनुभव के एलिमेंट को, जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं और जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो उन एलिमेंट्स को अपने पूरे कंट्रोल में ले लें, तो हम बोर होकर मर जाएंगे। यह हर प्लास्टिक की औरत के साथ सेक्स करने जैसा होगा। कोई ऐसा नहीं चाहेगा। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप चाहते हैं कि वह आपके पास अचानक आ जाए। आप महसूस करना चाहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसा है जो अलग है, जो आपको हैरान कर देगा। ठीक उसी तरह आप उस स्थिति का भी अनुभव नहीं कर पाएंगे जिसे आप स्वयं कहते हैं, जो कमोवेश यानी लिबिडनेस के थ्रू नियंत्रण में कार्रवाई का स्रोत होगा। जब तक कि उसमें किसी चीज़ का अलग फील्ड, यानी कि उसके कंट्रोल में नहीं हो जाए, वो जो फील्ड है उसके कंट्रोल में नहीं हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। इसलिए आपको कभी नहीं पता होगा कि वह क्या होने वाला है। और फिर भी ये दोनों एहसास एक साथ चलते हैं। वे एक ही सिक्के के आगे और पीछे होते हैं। इस तरह को मानते हुए क्या आपने कभी इस बात पर सोचा है कि पश्चिम का पूरा टेक्नोलॉजिकल काम, जिसे टेक्नोलॉजिकल तरीक़ों से दुनिया को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वह आखिर में खुद के बारे में इतना जागरूक नहीं है कि वह जान सके कि वह कहाँ है। हम अपनी दिशा को नहीं समझते क्योंकि यह हमारी शिक्षा का हिस्सा नहीं है। हम विपरीत चीज़ों के बीच के रिश्ते को समझते हैं। हम जिंदा रहने के लिए इतने बेचैन रहते हैं और जिंदा रहने की चिंता में मौत की धरती को ख़त्म करने में डरते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक और शानदार वीडियो में लौटते हैं।